सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि एक बार फिर आप तन और मन से एग्जाम की तैयारी में लगें, ताकि 2025 के एग्जाम में एक बार फिर से आप अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, मैं कुमार चंदन सर लेके आया हूं आज के इस वीडियो में चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव, है ना। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेशन जो है लगातार चल रहा है और ये जनवरी जो है आपके प्रिपरेशन का समय होता है। तो इस समय लास्टली जो है हम लोग एक बार जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जो सब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, उन पे हम लोग फोकस करें। तो इस बार जो है मैं चैप्टर 4 का वीडियो लेके आया हूँ, चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए जो है हम लोग ये सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके 2025 एग्जाम के लिए उनको जो है हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया हुआ है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आपको जो है बताया गया है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आप पढ़े होंगे। सहेली जो है इसका नाम कहा जाता है, सहेली इसका नाम रखा गया है। और सहेली से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सहेली जो है ये भारत में निर्मित की गई गर्भ निरोधक गोली है, जो कि गैर एस्टेरॉयडल है, नॉन एस्टेरॉयडल गोली है। प्लस इसको सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली कहा जाता है। इसको CDRI लखनऊ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहेली। ए न्यू बर्थ कंट्रोल पिल दैट इज नॉन एस्टेरॉयडल कॉल्ड LNG-20, सहेली, प्रोजेस्टासर्ट, लिपेस्लूप। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहेली, ठीक है ना। तो सहेली जो है आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखें हम लोग अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है। हार्मोन मोचक IUD का जो है हम लोगों को एग्जाम्पल चुनना है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास मल्टीलोड 375, LNG-20, कॉपर टी और लिपस्लूप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD जो है वो कौन है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि IUD को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। जितनी भी अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ होती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हार्मोन मोचक, एक होता है तांबा मोचक और एक होता है औषधि विहीन। तो प्यारे बच्चों, हार्मोन मोचक IUD का नाम पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन टिक करेंगे LNG-20। LNG-20 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हार्मोन मोचक IUD, हार्मोन मोचक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोन रिलीजिंग, वो हो जाएगा हम लोगों का LNG-20। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है हम लोगों को दिया गया है ना कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चों, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर आपने पढ़ा होगा करीब करीब 1.7% आता है। 1.7% जो है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। हमारे पास 1.1 है, 3.7 है और 3% है। तो उसके आसपास जो ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2%, लगभग 2% को जो है हम लोग टिक करेंगे। जो चीज़ें हमने पढ़ी है अगर वो जो है राइट मतलब आंसर में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो है उसके आसपास के फिगर्स को टिक आउट कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। 2001 के जनगणना के अनुसार जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का कितना है। तो अबाउट हम लोग टिक करेंगे 2%। अबाउट 2% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हम लोगों के इंडिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है हम लोगों को दिया हुआ है ना कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन विदलन को रोकने के लिए, दूसरा है निषेचन को रोकने के लिए, तीसरा है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, चौथा है ए और सी दोनों, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल्स। फर्स्ट ऑप्शन है टू स्टॉप द क्लीवेज, टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, टू स्टॉप ओव्यूलेशन, बोथ A एंड C। तो प्यारे बच्चों, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, OCP जो होता है, OCP में मौजूद जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ये अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है।
अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टू स्टॉप ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए जो है गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन मौजूद होता है, वो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि लैंगिक मत्स्य या जननिक मत्स्य, इनको हम लोग कहते हैं, किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? ऑप्शन 1 है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी है पैपिलोमा वायरस, ऑप्शन बी है हर्पिस वायरस और ट्राइकोमोनास। ठीक है ना। जेनाइटल वॉर्ड्स आर द एसटीडीज स्प्रेड बाई। जेनाइटल वॉर्ड जो है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है? तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि जेनाइटल वॉर्ड जो है वो पैपिलोमा वायरस के चलते स्प्रेड होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है ना, पैपिलोमा वायरस के चलते लैंगिक मत्स्य होते हैं, जेनाइटल वॉर्ड होता है। इस बीमारी का नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताया जा रहा है ना कि परख नली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? परख नली शिशु के संबंध में आपने टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम टीटीबी। तो टीटीबी से रिलेटेड कौन सी बात सही है ये चुनना है। मादा के जननांग में निषेचन तथा परख नली में वृद्धि, प्योर गलत, ये जो है एकदम गलत से जो है ऑप्शन हो जाएगा। जन्म पूर्व शिशु को इनक्यूबेटर में रखना, ये भी नहीं होता है परख नली शिशु के अंतर्गत। जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, ये सही है बिल्कुल। जननांगों से बाहर निषेचन की क्रिया कराई जाती है और जो परिवर्धन है वो गर्भाशय में होता है। निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर, ये दोनों जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है? फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल जेनाइटेलिया एंड ग्रोथ इन द टेस्ट ट्यूब, ये गलत है। कीपिंग द प्री बॉर्न बेबी इन एन इनक्यूबेटर, ये भी गलत है। और थर्ड ऑप्शन है हम लोगों का फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द जेनाइटल्स एंड डेवलपमेंट इन द यूट्रस। तो प्यारे बच्चों ये जो है आप जान रहे हैं कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखते हैं हम लोग। बताया जा रहा है ना कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। शुक्राणु को डायरेक्टली जो है इंट्रोड्यूस करवाना है अंडाणु में। ठीक है ना। द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए स्पर्म डायरेक्टली इनटू द एग, मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द एग इज कॉल्ड। एग में स्पर्म को ट्रांसफर करने का टेक्निक क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि इन चारों में से ये वाला जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ICSI, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है ना। अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण इसको कहा जाता है। तो ICSI इन चारों ऑप्शंस में से जो है ET हो गया, एम्ब्रायो ट्रांसफर ये होगा नहीं, GIFT गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये भी नहीं होगा, ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये भी नहीं होगा। ICSI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? ठीक है ना। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ए ग्रोइंग ह्यूमन फीटस? ह्यूमन फीटस के ग्रोथ होने का फर्स्ट सिम्टम क्या है, फर्स्ट साइन क्या है? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं स्टेथोस्कोप से हम लोग जो है हृदय की ध्वनि को सुन सकते हैं। 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद विकसित हुए भ्रूण में स्टेथोस्कोप से उसकी गति जो है, हृदय की गति हम लोग सुन सकते हैं और ये विकसित हो रहा है भ्रूण का संकेत है। ठीक है ना। ये ग्रोविंग फीटस का जो है साइन है, लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। ठीक है ना। स्टेथोस्कोप से हम लोग जो है हार्ट के साउंड को सुन सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि सहेली क्या है? गर्भ धारण की मुखीय गोली, नॉन एस्टेरॉइडल गोली, मादा के लिए मुखीय गर्भ निरोधक और बी तथा सी दोनों। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि बी भी है और सी भी है। सहेली के बारे में कई तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इसके बारे में सवाल आए हुए बिहार बोर्ड में काफ़ी समय हो चुका है। तो हो सकता है कि इस बार जो है इस क्वेश्चन के आने का जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। ठीक है ना। तो आप इसको जो है अच्छे से देख लेंगे। आपने अगर सहेली के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे चैनल पे जो है उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। गर्भधारण की मुखीय गोली, गर्भधारण के लिए तो ये गोली होता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। नॉन एस्टेरॉइडल गोली ये बिल्कुल सही है।
और मादाओं के लिए मुखीय गर्भ निरोधक गोली, ये भी सही है, ठीक है ना। तो बी भी ऑप्शन राइट हो रहा है, सी भी राइट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। व्हाट इज सहेली? ओरल प्रेगनेंसी पिल, प्रेगनेंसी पिल तो ये है नहीं, कंट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है ना। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल सही है और नॉन एस्टेरॉइडल पिल सही है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग टिक करेंगे बोथ बी एंड सी, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है ना कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी? नहीं होगी। प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी? आयु में तो कोई बदलाव होगा नहीं। जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा? जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये नहीं होगा। और फिर जो है हम लोगों को कह रहा है उपयुक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप एक बार जो है सुधार लेंगे। देखें ये इनकम जो है ना, इनकम को हम लोग, ये आयु हो गया है, इसको आप हटा लेंगे, यहाँ पे आय हो जाएगा, समझ में आया ना। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, इसको आप आय कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। आयु यहाँ पे नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। अगर जनसंख्या बढ़ता है तो पर कैपिटा इनकम जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम विल डिक्रीज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में जो है 4 भाई बहन हैं, पिताजी जो है अगर 100 रुपये देते हैं तो सबको 25-25 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके घर में मात्र 2 भाई बहन हैं, ठीक है ना, अगर पिताजी के पास 100 रुपये है तो वो पिताजी के 100 रुपये जो है दोनों में 50-50 करके बांटेंगे। तो आप एक छोटे से परिवार में देख रहे हैं कि अगर 100 रुपया रह रहा है तो दोनों को जो है 50-50 मिल रहा है। अगर 100 रुपये में 4 आदमी को बांटना है तो सबको 25-25 मिलेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही जो है पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होगा, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति को जो है पैसे कम मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ठीक है। अगला हम लोग देखें, क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, बताएं गर्भ निरोध की सबसे मान्य विधि कौन सी है? ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और अंतःगर्भाशयी युक्तियां। प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे पॉपुलर मेथड जो है ना कंट्रासेप्शन का, वो है अंतःगर्भाशयी युक्तियां। द मोस्ट एक्सेप्टेड कंट्रासेप्शन मेथड इन इंडिया एट प्रेजेंट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है ना। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम में। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है ना कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। कॉपर टी जो है एक प्रभावी और अंतःगर्भाशयी युक्ति है, इसका रीज़न क्या है? शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी और उपर्युक्त में से सभी। प्यारे बच्चों शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता ये भी कम होती है, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होता है जिससे शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया बढ़ जाती है, ये भी बात सही है, और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ये भी बात सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप चुनेंगे उपर्युक्त में से सभी। इनमें से सभी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि द मेन रीजंस व्हाई कॉपर टी इज एन इफेक्टिव एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस इन द यूट्रस आर, ठीक है ना। डिक्रीज इन द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स ड्यू टू रिलीज ऑफ कॉपर आयंस इन द यूट्रस एंड ड्यू टू इंक्रीज इन फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ स्पर्म and decrease in sperm mobility and option number D is all of the above। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा all of the above, ठीक है ना। all of the above सभी जो है वो ऑप्शंस जो है वो सही हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है ना कि भारत में प्रथम जनगणना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। भारत में प्रथम जनगणना प्यारे बच्चों ऐसे तो स्टार्ट हुई थी 1872 में। 1872 में जो है फर्स्ट सेंसस स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया।
लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो वो ब्रिटिश रूल के अंडर में जो है नहीं पूछा जा रहा है। जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके बारे में पूछा जा रहा है, आज़ाद भारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज़ाद भारत में जो है सबसे पहली बार जनगणना जो हुआ था वो हुआ था 1951 में। तो प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करेंगे 1951, ठीक है ना। फर्स्ट सेंसस जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1951 में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जनसंख्या घनत्व बिल्कुल नहीं, जनसंख्या विस्फोट एकदम नहीं, और जनसंख्या अवनपन ये सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो ही नहीं सकता है, इनमें से सभी नहीं होगा। रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई डेथ रेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन स्कैरसिटी, ठीक है ना। पॉपुलेशन स्कैरसिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है ना कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है हृदय में विकार जानने की, नहीं। दिमाग में कमी ज्ञात करने की, बिल्कुल नहीं। भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की, और उपरोक्त सभी। जब ये दोनों नहीं है तो उपरोक्त सभी होने का भी चांस नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है भ्रूण में उपस्थित आनुवांशिक विकार को ज्ञात करने में। ऐसे भी आप जानते हैं एमनियोसेंटेसिस जो है उल्ववेधन, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण में आनुवांशिक विकारों का पता लगाया जाता है, या फिर हम लोग भ्रूण के लिंग की जांच करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर। एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रोसीजर टू नो अबाउट हार्ट डिसऑर्डर्स, नहीं। टू डिटेक्ट डेफिशिएंसी इन ब्रेन, ऑफ कोर्स नॉट। टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द फीटस, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, कहा जा रहा है ना कि सहेली जो कि एक मादा गर्भ निरोधक गोली है प्रयोग की जाती है, रोजाना प्रयोग की जाती है, तिमाही प्रयोग की जाती है, या साप्ताहिक प्रयोग की जाती है, या फिर मासिक प्रयोग की जाती है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये जो सहेली है इसका दूसरा नाम ही है वंस ए वीक पिल, सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली। तो सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का साप्ताहिक, ठीक है ना। सहेली विच इज ए फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल इज यूज फॉर डेली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली। तो प्यारे बच्चों वंस ए वीक पिल कहा जाता है इसको, सप्ताह में एक बार, यानी वीकली मेडिसिन, वीकली पिल हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि RU486 दवा प्रयोग की जाती है। बताएं RU486 दवाई जो है वो किसके काम में लाई जाती है। फर्स्ट नंबर है गर्भ निरोधन में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजेन के रूप में। प्यारे बच्चों RU486 जो है ना इसको MTP में जो है प्रयोग किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, यानी एबॉर्शन के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। गर्भपात कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। RU486 मेडिसिन इज यूज फॉर एज एन एबॉर्शन फैक्टर, ठीक है ना। एबॉर्शन फैक्टर के फॉर्म में हम लोग RU486 का यूज करते हैं। आप इसका नाम जो है याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग अगला क्वेश्चन। बताया जा रहा है ना कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सबसे बेहतर विधि जो है बर्थ कंट्रोल का कौन सा है। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, फर्स्ट नंबर है गर्भपात, दूसरा है वीर्य सेचन, तीसरा है मुखीय गोलियां, और चौथा है बंध्याकरण, ठीक है ना। एबॉर्शन, इंसेमिनेशन, ओरल पिल्स और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बंध्याकरण। सबसे परफेक्ट जो मेथड है वो स्टेरिलाइजेशन होता है, जिस पे हम लोग 100% भरोसा कर सकते हैं। मुखीय गोलियों के फेल होने के चांसेस होते हैं, गर्भपात होगा ही नहीं, वीर्य सेचन होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है बंध्याकरण। तो बंध्याकरण जो है ये जन्म नियंत्रण की सबसे बढ़िया विधि है, सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 19 नंबर। कहा जा रहा है ना कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई थी। CDRI, which contraceptive pills has been prepared by the सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ जो है इसके द्वारा डेवलप किया गया था। वो कौन सा मेडिसिन था, आपको मैंने पहले भी बताया, उस मेडिसिन का नाम था सहेली, ठीक है ना। सहेली से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहेली, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? नेचुरल मेथड जो है कौन नहीं है? नेचुरल मेथड में बाह्य स्खलन, ये नेचुरल मेथड है। आवधिक संयम, ये भी नेचुरल मेथड है। स्तनपान अनार्तव, ये भी नेचुरल मेथड है, ठीक है ना। जन्म दर नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, तो एक ही बच जा रहा है, ये शल्य विधि है। ये प्राकृतिक विधि नहीं है, ये शल्य विधि है, सर्जिकल मेथड है ये, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड? तो प्यारे बच्चों, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो वासेक्टॉमी नहीं है, ये एक सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड है। आउटसाइड इजैकुलेशन, ये नेचुरल मेथड है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ये भी एब्सटिनेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ABS एब्सटिनेंस। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस जो है वो भी नेचुरल मेथड है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये भी जो है नेचुरल मेथड है। तो ये सारे नेचुरल मेथड हो जाएंगे, एक वासेक्टॉमी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग वासेक्टॉमी टिक करेंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न रोग है? सुजाग, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस और एड्स। कई बार आपने पढ़ा होगा कि पश्च विषाणु, आप रेट्रोवायरस का हिंदी भी याद रखेंगे, इसको हम लोग पश्च विषाणु कहते हैं, पश्च विषाणु। तो पश्च विषाणु के द्वारा होने वाला रोग जो है वो है एड्स, जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, ठीक है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। इससे रिलेटेड एक और बात आप याद रखेंगे कि ये जो HIV होता है वो हमारे बॉडी में किन को मारता है, किन को अटैक करता है? तो याद रखेंगे हेल्पर T सेल्स, ये नाम आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों। हेल्पर T सेल्स को किल करता है, हेल्पर T सेल्स को HIV किल करता है, सहायक T कोशिकाओं को मारता है HIV, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाई रेट्रोवायरस, ठीक है ना, कौन सा डिजीज रेट्रोवायरस से होता है? तो प्यारे बच्चों आपको आंसर मालूम होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका फर्स्ट केस जो है 1981 में रिपोर्ट हुआ था अमेरिका से, और इंडिया में जो है ये डिजीज आया था 1986 में, ठीक है ना। तो एड्स जो है वो रेट्रोवायरसेस के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है ना कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, फैमिली प्लानिंग कब किया गया? तो प्यारे बच्चों फैमिली प्लानिंग को आप याद रखेंगे 1951, ठीक है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसको स्टार्ट किया गया था 1951 में, 1951, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है ना कि जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा था? जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा था? एसे वॉज रिटेन ऑन पॉपुलेशन, ठीक है ना, बाय होम? किसने जो है पॉपुलेशन पे एसे लिखा था? डार्विन, माल्थस, लेमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है ना। डार्विन है, लेमार्क है, ह्यूगो डी ब्रीज है और थॉमस आर माल्थस। तो प्यारे बच्चों थॉमस आर माल्थस जो थे ना, इन्होंने ही जनसंख्या पर इससे लिखा हुआ था, ठीक है ना। थॉमस आर माल्थस, इन्होंने बहुत गहराई से स्टडी किया था, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और इसी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने ऐसे लिखा था पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। इन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है ना वो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है ना कि मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा शुक्रवाहिनियों को हटाया जाना क्या कहलाता है? शुक्रवाहिनियों को हटाया जाना, प्यारे बच्चों शुक्रवाहिनियों को हटाया जाना ये वासेक्टॉमी कहलाता है। आपने पढ़ा होगा, वासेक्टॉमी जो है वो हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनियों को हटाया जाना। रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस बाय मेडिकल मेथड टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए जो सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है वास डिफरेंस को हटाने के लिए, दैट इज कॉल्ड वासेक्टॉमी। वास डिफरेंस को हटाया जा रहा है इसलिए इसको हम लोग वासेक्टॉमी का नाम देते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड है जो फीमेल्स जो है वुमेन्स यूज नहीं करती हैं, ठीक है ना। डायफ्राम हो गया, मुखीय गोली हो गई, कॉपर टी हो गया, निरोध हो गया। तो प्यारे बच्चों ये जो ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है निरोध, ये जो है महिलाओं के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। निरोध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायफ्राम यूज करती हैं, मुखीय गोलियां, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये भी यूज किया जाता है उनके द्वारा, कॉपर टी भी यूज किया जाता है।
तो ये तीनों चीज़ें जो है यूज़ की जाती हैं, एक चीज़ यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, और वो है निरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? जन्म से पहले भ्रूण की जांच करने की विधि का नाम है उल्वबेधन, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है ना, प्री नेटल बर्थ, यानी बर्थ से पहले जो है एग्जामिनेशन अगर हम लोग करते हैं एम्ब्रायो का, दैट इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस को हम लोग जो है यूज़ करते हैं किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को जानने के लिए, आनुवांशिक बीमारी का पता लगाने के लिए, जिसका जो है समय बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, आप समय इसका याद रखेंगे 16 वीक्स। एमनियोसेंटेसिस के लिए टाइम जो है अगर पूछा जाता है आपसे तो आप उसको जो है 16 वीक्स याद रखेंगे। 16 सप्ताह जो है ये समय होता है उल्वबेधन की क्रिया कराने के लिए। ठीक है, अगला देखें हम लोग, क्वेश्चन है कि जन्म दर नियंत्रण की एक विधि है, बताएं कौन है? GIFT नहीं है, ZIFT ये भी नहीं, IVF ये भी नहीं, तो एक ऑप्शन जो है बच रहा है हम लोगों का IUD। IUD ही है जो बर्थ कंट्रोल मेथड है। इन चारों में से बर्थ कंट्रोल मेथड कौन सा है? तो चारों में से बर्थ कंट्रोल मेथड हम लोगों का हो जाएगा IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है ना, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, परखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मनज को लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखें हम लोग, परखनली शिशु के बारे में फिर से सवाल पूछा जा रहा है, अंडवाहिनी से युग्मनज लेके संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित किया जाता है। ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन जो है सही है। एक और हम लोग पढ़ते हैं, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। ठीक है ना, निषेचित कराकर रोपित करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जो है ये सबसे ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर बी। और ये देखें, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है, ये भी हम लोग टिक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे ज़्यादा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु को संलयन कराया जाता है टेस्ट ट्यूब में, और युग्मनज को जो है डेवलप करवाया जाता है किस में? परखनली में। ठीक है ना, परखनली में डेवलप करा के फिर उसको जो है वापस हम लोग रोपित करते हैं किस में? गर्भाशय में। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बताया जा रहा है ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी इज ए टेक्नोलॉजी इन विच जाइगोट इज टेकन फ्रॉम ओविडक्ट एंड कल्चर्ड, देन इट इज इम्प्लांटेड, टेकिंग द एग, देन फर्टिलाइजिंग इट एंड इम्प्लांटिंग इट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग occurs, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। बिल्कुल, जाइगोट का डेवलपमेंट जो है वो टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं हम लोग, यूट्रस में ट्रांसफ़र करवाते हैं, ET कराया जाता है। ठीक है ना, इस टेक्निक को हम लोग IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखें, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ग को रोकता है, एस्ट्रोजन का दमन करता है, युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त सभी। प्रोजेस्टेरॉन इन कंट्रासेप्टिव पिल्स में जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किसको रोकता है बताएं? ओव्यूलेशन को रोकता है, एस्ट्रोजन को सप्रेस करता है, प्रिवेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जाइगोट इन द एंडोमेट्रियम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को रोकता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है उनमें प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, वो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, बताइए? मुखीय गोलियां? बिल्कुल नहीं, मुखीय गोलियां पुरुष नहीं खाते हैं। वासेक्टॉमी, हाँ ये सही है, वासेक्टॉमी जो है वो पुरुषों से रिलेटेड है। ट्यूबेक्टॉमी जो है वो महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है ना, फैलोपियन नलिका को कट किया जाता है इसमें, तो ट्यूबेक्टॉमी जो है वो पुरुषों से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, वासेक्टॉमी हो जाएगा। ठीक है ना, शुक्रवाहिनी उच्छेदन, विच टेक्निक इज रिलेटेड टू मेन, कौन सा आदमियों से संबंधित है? मेन से रिलेटेड है। ओरल टैबलेट, ओरल पिल्स, ट्यूबेक्टॉमी, नॉन ऑफ दीज एंड वासेक्टॉमी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वासेक्टॉमी। यहाँ पे पिल्स नहीं बल्कि टैबलेट नहीं बल्कि पिल्स होता है, ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स जो है ये नहीं होगा, ट्यूबेक्टॉमी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा वासेक्टॉमी। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखें।
कहा जा रहा है ना कि कॉपर टी रोकता है, बताइए किसको रोकता है? निषेचन को, यूट्रस की दीवारों पर भ्रूण के बनने को, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को, अंडजनन को, ठीक है ना। कॉपर टी प्रिवेंट्स, कॉपर टी किसको रोकता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो ऑन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस एंड oogenesis। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक करेंगे कॉपर, फर्टिलाइजेशन निषेचन को रोकता है। कॉपर टी जो है ना वो निषेचन को रोकता है, ठीक है ना। प्लस कॉपर आयंस जो है वो रिलीज करता है, कॉपर आयंस जो है रिलीज करता है कॉपर टी, और कॉपर आयन रिलीज करके वो शुक्राणुओं को मारता है, शुक्राणुओं को मारता है, ठीक है ना। इस तरीके से कॉपर आयन, कॉपर टी काम करेगा, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स्तनपान अनार्तव संबंधित है। गर्भ निरोध की अस्थायी विधि, गर्भ निरोध की अस्थायी विधि, आर्तव का अभाव, ठीक है ना, आर्तव का अभाव, और एक यौन संचारित रोग, रोग तो नहीं है। स्तनपान अनार्तव हम लोग कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, आर्तव के अभाव को, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, आफ्टर पार्ट्यूरेशन, करीब करीब 6 महीने तक जो है वो मेंस्ट्रुएशन जो है बंद रहता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। और ये भी एक तरह का कंट्रासेप्शन का मेथड है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इस मेथड को जो है हम लोग बोलते हैं आर्तव का अभाव, ये स्तनपान अनार्तव कहलाता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। 6 to 12 मंथ होता है इसका टाइमिंग, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स में जो है 6 मंथ देखा जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन जो है प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे डेमोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ठीक है ना। डेमोग्राफी हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि मानव जनसंख्या वृद्धि है, बताएं मानव जनसंख्या वृद्धि कैसी है? लघुगणकीय, स्थिर, इनमें से कोई नहीं, और घातांकीय। तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे ये घातांकीय वृद्धि है। घातांकीय वृद्धि का मतलब होता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ वो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, थॉमस आर माल्थस ने ये बात बताई थी, ठीक है ना, कि मानव जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो घातांकीय वृद्धि होती है, पावर में बढ़ता है ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है ना। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, ऐसे ऐसे करके जो है डबल होते जाते हैं। तो इसको हम लोग घातांकीय वृद्धि कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। एक और देखें हम लोग, क्वेश्चन है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है? अभी तो फिलहाल ये है जनसंख्या विस्फोट, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि देखें हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, चोरी डकैती छिनैती ये सब बढ़ेगी, ठीक है ना। और प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है जब कम होगी तो उनका जीवन का जो तरीका है, लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो और लो होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जान रहे हैं भारत जो है अपना 146 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। तो भारत के पास एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना आज के टाइम में यही है, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है ना। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फेस बाय ह्यूमन बींग्स? तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा अभी सबसे ज़्यादा जो है फेस किया जाने वाला प्रॉब्लम जो है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। सवाल है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति के नियंत्रण के क्या उपाय हैं? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल? हार्मोनल मेथड, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड हम लोग इसको कहेंगे, और नेचुरल मेथड, और इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी, प्राकृतिक विधि भी है, हार्मोनल विधि भी है, यांत्रिक विधि भी है, ठीक है ना। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। तो सवाल दिया हुआ है ना कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? इनमें से कौन है जो जनसंख्या विस्फोट का कारण है? प्यारे बच्चों यही है जो जनसंख्या विस्फोट का कारण है, ठीक है ना। कृषि, औद्योगिकीकरण नहीं है, सभ्यता में परिवर्तन नहीं है, तकनीक नहीं है। कृषि जो है ना वो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेजर कॉज है। ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेजर कॉज जो है, फर्स्ट कॉज वो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, कृषि है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक गोली किसे रोकती है?
मादा में मुखीय गर्भ निरोधक गोली किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग को, रोपड़ को, या निषेचन को, या योनि में शुक्राणु का प्रवेश? तो प्यारे बच्चों, जो मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ना, वो प्रिवेंट करती हैं ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कराती हैं, ठीक है ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स OCP जो है वो ओव्यूलेशन को स्टॉप कराती हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। सवाल है कि कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी कौन सा काम करता है? युग्मनज का निर्माण रोकता है, गर्भधारण को रोकता है, ठीक है ना, और उत्परिवर्तन की जांच करवाता है, या फिर निषेचन को रोकता है? तो प्यारे बच्चों, आप टिक करेंगे निषेचन को रोकता है। समझ में आ रहा है ना? निषेचन को रोकता है। कॉपर टी जो है वो निषेचन को रोकता है। ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। कॉपर टी जो है वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि लैंगिक परिसर्प निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? लैंगिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पिस जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो आप देख सकते हैं हर्पिस जो है वो नाम मिलता जुलता है हर्पिस विषाणु से, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो होते हैं इसी के चलते लैंगिक परिसर्प होता है, हर्पिस वायरस, ठीक है ना। जो जेनाइटल हर्पिस है वो हर्पिस वायरस के चलते होता है। हेपेटाइटिस बी के चलते हेपेटाइटिस बी होगा, ठीक है ना। और जेनाइटल वार्ट जो होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के चलते होता है, ठीक है ना, जिसको मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हम लोगों का आज का चैप्टर 4 का कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। आगे आप मेरे चैनल पे बने रहें, जल्द ही मैं चैप्टर 5 का भी ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आ रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबका भला हो सके, सभी लोग जो है एग्जाम को अच्छे से पास करें। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।